हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे किस राज्य सरकार ने शादी से पहले एचआईवी एड्स टेस्ट अनिवार्य करने की योजना बनाई है। कानून बनाने जा रही है सरकार, क्योंकि वहां अलार्मिंग स्थिति हो गई है, बहुत ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का जुलाई वाला संस्करण आ गया है। उस भारत की रैंकिंग क्या है, टॉप 5 देश कौन कौन से हैं। इग्नू की पहली वुमेन वाइस चांसलर कौन बनी है, इंपॉर्टेंट है। हल्क होगन, उनका निधन हो गया है, क्यों पॉपुलर थे वो। जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार 2025 किसको मिल गया है। किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 मिला है, यह घोषणा हुई है। किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने की घोषणा की हुई है। और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और एक बस इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का टोटल मैराथन वीडियो आ रहा है 3 अगस्त की सुबह 9 बजे। तैयार रहिएगा, 4-5 घंटे बिल्कुल व्यवस्था करके। संडे का दिन है, पूरा मैराथन करेंगे और अगले तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिएगा, नॉन स्टॉप एमसीक्यू होगा। बहुत सारे एमसीक्यू हैं, करीब 950 से 1000 एमसीक्यू के आसपास। पूरा रिवाइज कर लेंगे इस साल का सब कुछ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। एचआईवी एड्स के बढ़ते मामले की वजह से किस राज्य सरकार ने शादी से पहले सभी के लिए एचआईवी एड्स जांच अनिवार्य करने का नया कानून बनाने की प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है। ये कानून बनने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है वहाँ। आंसर क्या होगा, मेघालय। ठीक है, क्या है, मेघालय। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। ठीक है, प्री मैरिज एचआईवी एड्स टेस्ट जो है वो अनिवार्य होने जा रहा है मेघालय में। और ये कदम क्यों लिया गया है, पहले ही मैंने बताया, बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं एचआईवी के। लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं कि गोपनीयता, व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उन सब से जुड़े हुए विवाद भी हैं। तो वो भी एक बड़ा मामला है। वहाँ की स्वास्थ्य मंत्री लिंगदोह, ये रहा फोटोग्राफ। तो उन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि मेघालय भी जो है ना वो गोवा की तर्ज पर शादी से पहले सभी के लिए एचआईवी एड्स परीक्षण अनिवार्य कर सकता है। उसकी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि इन्होंने गोवा का नाम लिया, लेकिन मैंने ढूंढा क्या गोवा में ऐसा कुछ है। देखिए, गोवा में कई बार घोषणा हो चुकी है कि कानून बन रहा है, लेकिन ऐसा कोई एग्जैक्ट कानून नहीं बना है कि ये अनिवार्य हो। हाँ, करा सकते हैं टेस्ट, ये ज़रूरी है, बेहतर होगा। ओके, एक और मैप के ज़रिए चलते हैं। प्यारा भारत है अपना, और इधर वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ ईस्ट है। और इसी में यहाँ वाला जो ये देख रहे हैं ना आप, ये क्या है, ये है मेघालय। मेघालय के उप मुख्यमंत्री हैं प्रोस्टोन तिनसोंग। तो उन्होंने कहा है कि एचआईवी के मामले इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हम नीति बना रहे हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया में हैं, और कैबिनेट नोट भी तैयार करने का निर्देश दिया गया है ताकि इसको लेकर आगे बढ़ा जा सके। तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ना, उनका बयान जो है, उनका कहना ये है कि मेघालय के जो पूर्वी खासी हिल्स जिला है, वहाँ पर पिछले साल 2024 में टोटल जो मामले आए थे एचआईवी पॉजिटिव के, वो 3432 मामले दर्ज किए गए थे। और वो उससे पहले के साल की तुलना में लगभग दोगुने हैं। और उनमें से आधे से भी कम, यानी 1500 के आसपास ही एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं, जो कि एड्स के जो असर है ना उसको कम करने वाला थेरेपी होता है। बहुत सारी बातें, सामाजिक कलंक के कारण बहुत सारे लोग टेस्ट कराने से बचते हैं। और मुख्य कारण क्या है एचआईवी पॉजिटिव होने का, 2-3 कारण है। एक तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, दूसरी बात है कि ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड जो अगर किसी मरीज को चढ़ाया जाता है और उसमें वो ब्लड जो है ना वो ठीक से टेस्ट नहीं हुआ है और एचआईवी पॉजिटिव है, तो उससे ठीक है। तो 2-3 जो है वो तरीके से हो सकता है, लेकिन इस पर कानून बनाने की विचार किया जा रहा है। अब अगर हम बात करेंगे पूरे भारत में क्या स्थिति है, तो 2023 का एक आंकड़ा मुझे मिला कि भारत में वयस्क एचआईवी प्रचलन दर जो है 0.2% थी, और लगभग 25 लाख लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं। 2010 के बाद पूरे भारत में अगर कहेंगे तो एचआईवी के मामले में 44% की कमी आई है, जो वैश्विक दुनिया के जो औसत है ना उससे बेहतर ये है। ठीक है,
तो मेघालय में HIV के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसको लेकर जो है ना वहाँ इसको लेकर विचार चल रहा है, फाइनल होने को है कि कानून बना दिया जाए। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। हालांकि अब ये क्या सही में कारगर हो पाएगा, अब देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाना है और शेयर कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन देखते बहुत सारे लोग हैं। ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर होगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो कि जुलाई में जारी हुई, तो उसमें रैंकिंग क्या है भारत की? आंसर का 77। ठीक है, ये जुलाई, देखिए ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ना, वो साल में 2 बार जारी किया जाता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। तो जनवरी वाला जो आंकड़ा था उसमें रैंकिंग कितनी थी? 85। और जुलाई वाला जो आंकड़ा है उसमें कितनी है रैंकिंग? 77। तो ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। और ये द हिंदू में आप न्यूज़ भी देख रहे हैं कि बेहतर स्थिति हुई है। यहाँ साफ तौर पे लिखा है 85 से 77 पर हम लोग जंप किए हैं जनवरी से जुलाई के बीच में। तो किसने जारी किया है रिपोर्ट? तो हेनले एंड पार्टनर्स ने। ये नागरिकता सलाहकार फर्म है और इंडेक्स जो है ना वो इस तरीके से तैयार होता है कि उस देश के जो पासपोर्ट है उससे कितने देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही। कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर। भारत की रैंक तो पहले ही मैंने बताया, जुलाई 2025 में 77 और जनवरी 2025 में 85। कितने देशों में भारत जो है ना भारतीयों को वीज़ा फ्री यात्रा मिल सकती है? तो वह है 59। ठीक है, कितना हो गया आंकड़ा? 59 हो गया है, ये बेहतर आंकड़ा है। तो भारतीय नागरिक अपने पासपोर्ट से अफ्रीका के 19 देश, एशिया के 18 देश, उत्तरी अमेरिका के 10, ओशिनिया क्षेत्र के 10 और दक्षिणी अमेरिका के 1 देश में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं या फिर वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं, यानी पहुंचते ही उनको तुरंत वीज़ा मिल जाएगा। इस तरह की सुविधा ये जो है ना वो दी गई है। और इस इंडेक्स में 77 जो है ना रैंक, वो कई देशों और को मिले हैं, कई और देशों को, जैसे बुर्किना फासो है, कोट डी आइवर है, सेनेगल है, उन सबको भी 77 मिला है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ना वो एक बताता है कि किसी देश के पासपोर्ट की ताकत कितनी है, मतलब कि कितने ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल प्रवेश मिल सकता है। ठीक है, और ये जो डेटा है ना वो कहाँ से लेता है ये हेनले पासपोर्ट? तो वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो ना उसी से ये डेटा लिया जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि पड़ोसी देशों की क्या हालत है। ठीक है, अफ़गानिस्तान 99 रैंक है, पाकिस्तान की 96 है, नेपाल का 95 है, बांग्लादेश का 94 है जो देख रहे हैं आप, श्रीलंका का 91 है, म्यांमार का 88 है और चाइना का 60 रैंक है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात है। कई सारे देश हैं, अगर नाम बताऊं तो बहुत कई सारे देश जो हैं वहाँ बिना वीज़ा के जा सकते हैं। टोटल है 59। ठीक है, तो वो भी नाम मैंने PDF में दे दिया है, वैसे नाम पूछा नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ें और अगला हम लोग प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जो कि जुलाई 2025 में जारी हुए, उसके अनुसार दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में पहला स्थान किससे मिला है? किस देश को मिला है पहला स्थान? नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है सिंगापुर। ठीक है, नंबर 1 है सिंगापुर। ओके, इसके बारे में और डिटेल बताते हैं, टॉप 5 की लिस्ट भी देते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका जो PDF वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप पर भी आप वो देख सकते हैं। ओके, और अगर आप लंबी तैयारी करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है, दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान। तो इन सब के ज़रिए शानदार तैयारी हो सकती है करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है एग्जामिनेशंस में। तो इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक का भी PDF आपको मिलता रहेगा। तो इसमें PDF, वीडियो, टेस्ट ये सब कुछ मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, चाहे आप जिस भाषा में पढ़ें। और इसमें PDF जो है ना कई तरीके का होता है। 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है डिटेल में, जैसे UPSC में बहुत ज़्यादा बेहतर पढ़ना है तो डिटेल में नोट्स देते हैं हम लोग। ओके, 1 लाइनर भी पढ़ सकते हैं।
और टेस्ट भी दे सकते हैं, संबंधित एग्जामिनेशन के भी टेस्ट दे सकते हैं। और ये शार्प लर्निंग ऐप है, गूगल प्ले पर आपको मिल जाएगा। ओके, और एक और बात, 72 यानी 72वीं BPSC के लिए हम लोग ने बैच लॉन्च कर दिया है। पूरी टीम है हमारी, प्री मेंस और इंटरव्यू पूरा का फाउंडेशन बैच है। 11 अगस्त से ये शुरू हो रहा है बैच, और प्राइस ये है, प्राइस बढ़ जाएगा या फिर एडमिशन बंद हो जाएगा, उससे पहले आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, अगला वही है, हैंडले पासपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 कौन है, तो वह है, मैंने बताया, सिंगापुर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से देश किस स्थिति में है और वहाँ से कितने देशों में यात्रा की जा सकती है। नंबर 1 है सिंगापुर, और उसके पासपोर्ट से 193 देशों में बिना वीज़ा के या फिर वीज़ा ऑन अराइवल ये यात्रा की जा सकती है। सेकंड जो स्थान है वो जापान और दक्षिण कोरिया का है, इन दोनों को सेकंड स्थान मिला है। थर्ड स्थान देखेंगे, कई सारे हैं, कौन कौन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, आयरलैंड है, इटली है और स्पेन है, इतने सारे देश हैं। ठीक है, और इनका थर्ड स्थान पर जो है वो 189 देशों में यात्रा हो सकती है बिना वीज़ा के। ओके, ये थर्ड स्थान है। फोर्थ स्थान अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, बेल्जियम है, लक्समबर्ग है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, पुर्तगाल है और स्वीडन है। तो इतने देश हैं चौथे स्थान पर। और पांचवें स्थान किसके पास है, तो वह है ग्रीस, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिफ्थ स्थान पर हैं। तो ये सब देश जो है ना टोटल हैं जो आपने देखा। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, यहाँ पर मैं सीधे सीधे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बातें, ताकि आपका वक्त जो है ना जो जाया होता है, बर्बाद होता है, वो ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो उसकी पहली महिला कुलपति यानी वुमेन वाइस चांसलर फर्स्ट कौन बनी है, तो वह नाम है इनका प्रोफेसर उमा कांजीलाल। क्या नाम है, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। द हिंदू में जो खबरें आती हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न द हिंदू से ही तैयार किए जाते हैं एग्जामिनेशन में, करंट अफेयर्स के खास तौर पे। और यूपीएससी ने तो लिखा भी हुआ है कि द हिंदू जैसे अखबारों से कंटेंट से ही करंट अफेयर्स मतलब बहुत सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोफेसर उमा कांजीलाल हैं और ये रहा फोटोग्राफ इनका। पहली महिला कुलपति बनी है ये, कहाँ की, इग्नू की। 5 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। और इन्होंने जो शुरुआत की थी ना अपने काम की 1984 में आईआईटी कानपुर में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर करियर शुरू किया था। बाद में फिर वो प्रोफेसर बनी। ओके, और फिर प्रो वाइस चांसलर भी बनी और अब वाइस चांसलर के तौर पर हम देख रहे हैं। इग्नू जो है ना वो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है ना वो प्रदान करता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, खास तौर पर उनके लिए जो पारंपरिक जो शिक्षा प्रणाली है ना कि कॉलेज में गए वहाँ पढ़ाई की, उन जो उसमें भाग लेने में असमर्थ हैं, नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए। और इग्नू की स्थापना कब हुई थी, 1985 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, इनको जानते होंगे आप, हल्क होगन, उनका निधन हो गया है 24 जुलाई 2025 को। तो किस लिए जाने जाते थे, क्यों पॉपुलर थे वो, रेसलिंग की वजह से, कुश्ती की वजह से। WWE उसके दिग्गज खिलाड़ी थे। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। 71 ईयर के थे, पिछले कुछ वक्त से वो नहीं खेल रहे थे कुश्ती। और जो WWE है ना उसमें, और अमेरिकी जो मनोरंजन है उसके स्टार थे, दुनिया के भी मतलब स्टार थे। और जो पेशेवर जो रेसलिंग है ना उसमें विश्व स्तर पर अपना नाम बनाया था इन्होंने। असली नाम इनका टेरी जीन बोलिया है। और रेसलर के साथ साथ वो एक्टर और टीवी स्टार भी थे। ओके, तो ये इनका निधन हो गया है।
और आपको बताऊं कि 1980 से 1990 के दशक में WWE, उस वक्त उसको WWF कहा जाता था, उस समय इन्होंने उसको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उनकी लाल पीली जो पोशाक है ना और सुनहरे बाल, वो बहुत ही लोकप्रिय थे। ओके, चलें अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? आंसर क्या हो? इंटरनेशनल क्रिकेट। 25 जुलाई को उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैसले की जानकारी दी है और 32 ईयर की हैं और कहा है कि क्रिकेट ने उम्मीद से बढ़कर दिया है और पहचान दिलाई है, तो अब खेल से संन्यास ले रही हूँ। उन्होंने भारत के लिए 48 वनडे और 76 T20 मैच खेले हैं। उनके नाम 8 अर्धशतक और T20 में 2 अर्धशतक दर्ज हैं। ठीक है, और महिला प्रीमियर लीग जो है ना, वुमेंस प्रीमियर लीग WPL, उसमें गुजरात टाइटंस का हिस्सा थी वो। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है या कौन विजेता हैं? आंसर वी नारायणन। कौन है ये? इसरो के अध्यक्ष भाई साहब। ठीक है, इसरो के जो चेयरमैन हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में ये नाम भी महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। तो 25 जुलाई को हैदराबाद में जीपी बिरला, जो जीपी बिरला पुरातत्व खगोलीय और वैज्ञानिक संस्थान है, उसकी तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो संस्थान की जो अध्यक्ष हैं निर्मला बिरला, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया अध्यक्ष इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायणन उनको। अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो बेहतरीन काम किया है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार जो है ना, उसको पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के नाम से जाना जाता था, फिर नाम जो है जीपी बिरला कर दिया गया। जो प्रसिद्ध उद्योगपति समाजसेवी घनश्याम दास बिरला, उन्हीं की स्मृति में जो है ना ये विज्ञान से रिलेटेड, पुरातत्व, खगोल विज्ञान, इन सब से रिलेटेड लोगों को ये अवार्ड देता है। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस पूर्व इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार विजेता को पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 का विजेता भी घोषित किया गया है? आंसर का गीतांजलि श्री, और ये पीटीआई जो न्यूज एजेंसी है उसमें आप कंटेंट देख रहे हैं, खबर देख रहे हैं। तो गीतांजलि श्री उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, और उनके किस उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था? रेत समाधि, हिंदी में रेत समाधि है, और अंग्रेजी में जो हम कहेंगे वो टॉम्ब ऑफ सैंड, तो उसको मिला था 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और अभी 2025 में इंग्लिश पेन अवार्ड भी इनको मिला है। किस बुक के लिए मिला है? तो बुक का भी नाम आपको याद रखना है, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। इस बुक के लिए इनको मिला है ये अवार्ड। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। और इसका हिंदी जो अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने किया है। ठीक है, डेजी रॉकवेल ने ही रेत समाधि का भी ट्रांसलेशन किया था, टॉम्ब ऑफ सैंड का, और इसका भी किया हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 26 जुलाई। याद रखना है आपको। इसका उद्देश्य क्या है? मैंग्रोव जो है ना, उसके जो इकोसिस्टम है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और इकोसिस्टम को बनाए रखना, उसको बढ़ावा, फलने फूलने देना, क्योंकि ये हमें, हमारी रक्षा करता है। हमें जो समुद्र का के द्वारा जो कटाव होता है ना, उससे हमें हमारी रक्षा करता है। ठीक है, मैंग्रोव छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं जो कि समुद्र किनारे उगते हैं और इनकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती है। मैंग्रोव शब्द जो है ना, वो दलदल में पेड़ों और झाड़ियों से संबंधित है, और उसमें मैंग्रोव फूल वाले पेड़ होते हैं। और अगर हम देखेंगे भारत में मैंग्रोव की क्या स्थिति है, तो मैं देख रहा था पीआईबी के रिपोर्ट को। पीआईबी ने मार्च में एक रिपोर्ट जारी की, मतलब संसद में सवाल पूछा गया था तो उसी का जवाब दिया था। तो पीआईबी ने वो फिर मार्च में डेटा जारी किया था। कवरेज अगर देखेंगे तो भारत में वन स्थिति रिपोर्ट है 2023 की, उसके अनुसार यानी ISFR, उसके अनुसार कुल मैंग्रोव कवर जो है कितना है
4991.68 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात होगी। और ये देश के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है मैंग्रोव, टोटल का जो जितना है ना ये इतना, उसका 42.45% है। इसके बाद गुजरात में 23.66% है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12.39% है, और भी कुछ अलग अलग जगहों पर है समुद्र क्षेत्र के आसपास। ठीक है, अच्छा अगर सवाल हो कि सबसे बड़ा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है जुलाई 2025 में? आंसर का फ्रांस। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, फ्रांस विल रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, मैक्रोन ने ये कहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, तो उन्होंने ये ऐलान किया, कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में इस घोषणा की जाएगी। हालांकि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इसकी निंदा की है और कहा है कि ये फैसला आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। लेकिन जो इजराइल गाजा में कर रहा है ना, भूखे लोगों पर को खाना दे रहा है, वहीं बम बरसा दे रहा है, वहीं गोली मार दे रहा है, तो इससे जो है ना इजराइल के जो कार्रवाई ना, उससे एक नेगेटिव मैसेज क्या है। एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है, और कहाँ चलेंगे? पश्चिम एशिया की ओर चलेंगे, जिसको अमेरिका और यूरोप के लोग इधर इस पूरे इलाके को क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वेस्ट एशिया में आता है। तो वेस्ट एशिया में यहाँ पर ये रेड कलर में देख रहे हैं आप, ये इजराइल है, और जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये है क्या? ये पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन। ओके, तो 140 से ज़्यादा देशों ने इसकी मान्यता दी हुई है। पहले फिलिस्तीन पूरा हुआ करता था, फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटेन ने और पश्चिमी देशों ने यहाँ पर इजराइल की स्थापना कर दी। पहले बहुत छोटा सा था, फैलते 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 पूरा यहाँ तक आ गया है, और बस यहाँ जो मूल आबादी है ना, वो सिमट कर यहाँ रह गई है और यहाँ रह गई है। तो इन दोनों पर भी मतलब गजा पर तो अभी देख ही रहे हैं, बम बरस ही रहा है इजराइल के द्वारा। ये जो है ना, ये वाला जो वेस्ट बैंक कहा जाता है यहाँ पर, इस क्षेत्र को, ये वाला ग्रीन, तो उस पर भी कोई वहाँ की सरकार का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। यहाँ की सेना ही ये प्रभाव दखल रखती है। ठीक है, अब यहाँ के लोगों को तो हटाया नहीं जा सकता ना, वो सिमट के रह गए हैं, तो उस जगह पर ही बस इतना ही फिलिस्तीन रह गया है। तो फ्रांस ने अब कह दिया कि हम मान्यता देने वाले हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अमेरिका ने हालांकि इस पर नाराज़गी व्यक्त की है। ओके, तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और 3 अगस्त की सुबह 9 बजे मैराथन वीडियो देखना मत भूलिएगा, लगातार चलेगा। और शार्प लर्निंग ऐप पर मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स के, ज्वाइन कर सकते हैं आप शानदार ढंग से। ओके, मिलते हैं कल सुबह ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।